चलिए तो आज शो की शुरुआत हम करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार के साथ। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अच्छा खासा उछाल आया था, लेकिन फ़िलहाल किस तरह की गर्माहट है इस पूरे बाज़ार में। अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अमूमन हम क्रिप्टो को लेकर बात करते रहते हैं आपसे, लेकिन आज न सिर्फ क्रिप्टो बाज़ार में क्रिप्टो करेंसीज़ की चाल समझनी होगी आपसे, लेकिन इस बाज़ार में किस तरह की गर्म सुर्खियां चल रही हैं इसके बारे में भी आपसे जानना होगा। तो क्रिप्टो विंटर, क्योंकि ये बहुत चर्चा में चल रहा है, ये विंटर और कितना लंबा चलने वाला है या ये ख़त्म हो चुका है? यदि आप बिल्कुल आज का बाजार देखें तो कल के मुकाबले $900 बिटकॉइन की कीमत गिरी है, यानी कि लगभग 4%। और उसका कारण बहुत ही रोमांचक है। हालांकि हमारे रिजर्व बैंक के जो चीफ है वो कहते हैं कि क्रिप्टो से बैंक्स को हानि पहुंच सकती है, मगर आज एक ऐसा दिन है जहां हमने देखा कि बैंक से क्रिप्टो को हानि पहुंची है। और यूएस स्थित, न्यूयॉर्क स्थित सिल्वर गेट बैंक के फेल होने की बात आ रही है और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अकाउंट्स उस बैंक में थे, इसलिए बिटकॉइन लगभग $900 गिरा है एक दिन में। हाँ, लेकिन बाजार में गर्मी किस चीज से आ रही है? गर्मी इस चीज से आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि जो फेडरल रिजर्व है यूएस में, वो अपनी जो ब्याज दरें हैं उनको उतना ज्यादा ना बढ़ाए जितना कि उसने पिछले 12 महीनों में बढ़ाया है, और उससे शायद बाजार में थोड़े पैसे ज्यादा आ जाए। जब पैसे ज्यादा आएंगे तो चुने हुए ही जो स्टॉक्स हैं, या सॉरी, चुने हुए जो टोकन्स हैं, उनको लोग खरीदेंगे और उससे कीमतें बढ़ेंगी। यही उम्मीद बनी हुई है। तो अब ऐसे में अजीत, ये तो समझा दिया आपने, लेकिन अब वो तमाम लोग जो कि शायद अपने अपने लेवल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अब तक नहीं देख पाए हैं जिस लेवल पर उन्होंने खरीदारी करी हो, उन्हें आप किस तरह से सांत्वना देना चाहेंगे? बाजार में इस समय दो प्रकार के लोग हैं। एक, जिन्होंने अपने स्तरों के हिसाब से, अपने निवेश के स्तरों से के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान लेके बैठे हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो कि मुनाफा लेकर बैठे हैं। तो जो मुनाफा लेकर बैठे हैं उनसे अगर मैं ये पूछूं कि समझो जो मंदी का दौर है वो लगभग साल डेढ़ और रहा, समझो, तो क्या करोगे? तो अगर उनका उत्तर उस समय ये है कि फिर तो हम भाई भाग जाएंगे यहाँ से, तो मैं कहूंगा कि आज ही आप सोच लो, शायद आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो लोगों का लॉस हुआ है वो भी बेच सकते हैं, लेकिन उनको मैं बहुत सख्त, बहुत ही सीरियस सलाह दूंगा कि अगर आप बेच के निकलना भी नहीं चाहते क्योंकि आप लॉस बुक नहीं करना चाहते, तो कम से कम जो आपके टोकन है उन्हें चेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी इस बाजार में और बहुत टोकन्स की डेथ होने वाली है। तो आपके पास जो बहुत ही वीक प्रोजेक्ट्स है, वीक क्रिप्टो करेंसीज है, उनको शिफ्ट करके थोड़े जो स्ट्रॉन्गर क्रिप्टो करेंसीज है, जो लार्जर कैप्स हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन वगैरह, उनमें आ जाइए। अजीत, अगर हम कुछ लेटेस्ट ट्रिगर्स के बारे में बात करें जो हमें दुनिया के अलग अलग कोनों से मिल रहे हैं क्रिप्टो बाजार को लेकर, जैसे कि हांगकांग ने यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नियम कानून कुछ शायद जारी कर दिया है। बैंक ऑफ रशिया ने जो है डिजिटल रूबल को लेकर अपनी टेस्टिंग की शुरुआत कर ली है। और सैन फ्रांसिस्को का फेडरल बैंक देख लें, ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक देख लें, वो सीबीडीसी सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं गर्माहट ला रहे हैं इस पूरे बाज़ार में। इनकी वजह से तेज़ी कितनी हमने देखी है, और ये जो खबरें हैं ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है आपके मुताबिक? कविता जी, आपको याद होगा कि हमने पहली बार आपके साथ इस टॉपिक पर चर्चा की थी लगभग 4.5 साल पहले। और उस समय इस प्रकार की खबरें जो आप सैन फ्रांसिस्को से लेके, जापान से लेके, हांगकांग से लेके रशिया की बात करें, उस समय ऐसी खबरें नहीं आती थी। तो पहली बात, जो मार्केट है इससे बहुत खुश है कि अभी हर जगह से बुरी खबर नहीं बल्कि कुछ अच्छी खबर आ रही है। और ये जो अच्छी खबर है, इसका खास करके जो बाजार पे असर पड़ता है वो ये होता है कि जो वहां के निवेशक थे, जो उस समय तक क्रिप्टो से दूर रहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सरकार या टैक्स अथॉरिटी या रेगुलेटर क्या व्यू ले लेगी, वो इस तरफ शायद अपना कुछ निवेश लाए। अगर ऐसा होगा तो जरूर इसमें कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात है। अगर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो बढ़ नहीं रही इस समय, तो इसके लिए कीमतें बढ़ेंगी इससे। रेगुलेटरी कंसर्न अब भारत में कितना बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सेंटिमेंट्स भारत में जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके कुछ बहुत ही बेहतरीन हो। एफटीएक्स का पूरा मामला हमने आता हुआ देखा, उजागर होते हुए देखा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे वो भी थोड़ा सा पीछे हटते हुए हमने देखे हैं। अब ऐसा भी
भी नहीं है कि तमाम जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार शायद एक पूरा बैन कंसिडर कर रही है, वो भी नहीं खबरों में आ रहा है। कहीं ना कहीं कड़े नियम कानून आने को लेकर वकालत की जा रही है, लेकिन वो भी अभी तक मामला कहीं तक पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, तो ये जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रहेगी तो ये कितना अच्छा है हमारे लिए? बहुत बुरा है। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि जितने भी क्रिप्टो निवेशक थे भारत में, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, बट स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने लोगों ने भी कम से कम एक बार क्रिप्टो में निवेश किया है, उसमें से 50% से ज्यादा जनवरी 20 के बाद आए हैं। तो यानी कि जनवरी 20 के बाद जो आए, उसके बाद बड़ी तेजी आई। तो 50% से ज्यादा ने जनवरी 20 और एक मार्च 22 के बीच में बस मुनाफा ही कमाया है। तो उनका तो ऐसा सोच रहा था कि भाई यहाँ पे तो पैसे लगाओ तो मुनाफा ही होता है। उसके बाद जब मंदी का दौर आया, तो पहले वो पकड़ के बैठ गए कि भाई बेचना नहीं है नुकसान में, लेकिन वो गिरते ही गए 75% तो बिटकॉइन की कीमत गिर गई। तो उससे उनका मूड काफी खराब हुआ। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि एक बार लोकसभा में शायद उनका जो विंटर सेशन था उसमें बैनिंग का बिल डिस्कस होने वाला था, जो कि एजेंडा में आया लेकिन डिस्कस नहीं हुआ। उसके बाद आरबीआई ने कई बार बैनिंग की बात की है। तो ओवरऑल इंडिया में जो मूड है, जो मानसिकता इस समय चल रही है निवेशकों की, जो इस समय मार्केट में नहीं निवेश कर सके, उनका मूड ऐसे है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इससे दूर रहो। लेकिन चूंकि अभी G20 में ये डिस्कशंस काफी इंटरेस्टिंग रही हैं और वहां पे टाइमलाइंस भी आई हैं कि शायद इसका कोई निर्णय एज अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस अक्टूबर तक प्रपोजल सामने आएगा। तो चूंकि बाकी कंट्रीज बैनिंग की बात नहीं कर रही, तो एटलीस्ट हमारे इंडस्ट्री में जिन निवेशकों से मैं बात करता हूँ, तो यही सोच रहे हैं कि यार अगर हमने सबने मिलकर डिसाइड करना है ना, तो फिर तो बैनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी 19 जो देश है वो तो बैनिंग की बात नहीं कर रहे। तो इससे खुशी आ रही। हम्म। तो अजीत, अब ये बताएंगे तमाम टोकन्स जब आप ट्रैक करते हैं तो फिलहाल कौन सा टोकन किस तरह से कारोबार कर रहा है, कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी है, कहाँ पर ज़्यादा गिरावट अनुभव की जा रही है? अगर हम सारे टोकन्स को स्टॉक मार्केट की तरह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बना दें, तो लार्ज कैप लगभग 20 है या 15-20 है क्रिप्टो में। मीडियम कैप लगभग 100-200 है, और स्मॉल कैप जो है लगभग 20,000 है। ये बिल्कुल इम्बैलेंस्ड मार्केट है। पिछले बार जब तेजी के बाद, यानी कि 2018 जनवरी के बाद मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, जो दिसंबर 20 तक गिरती गई, जब मंदी का दौर आया था, तो जो स्मॉल कैप टोकन्स थे उसमें 90% से ज्यादा फिनिश हो गए। यानी फिनिश मतलब वो प्रोजेक्ट्स ही बंद हो गए और जीरो पे चले गए। इस समय वो वाली बात नहीं, और लगभग 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% स्मॉल कैप्स ही बंद हुए। अगर पिछले साल जैसी बात हुई, तो जो स्मॉलर कैप्स उनमें बहुत भारी नुकसान अभी भी बाकी है, क्योंकि वो जीरो पे चले जाएंगे। इस कारण से मेरी सलाह लोगों को यही रहती है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टोकन की बहुत जानकारी है, रिसर्च है, समझ है, नॉलेज है, तो जरूर उस पर बने रहिए, चाहे वो पेनी टोकन हो कि स्मॉल कैप हो। नहीं तो मिड कैप जो है, या हो सके तो जो लार्जर कैप्स है, जो एकदम सॉलिड नाम है, उन्हीं में इन्वेस्ट। अब क्या किसी को पैसे लगाने चाहिए? जो लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लगाने चाहिए तो कितनी अवधि के लिए लगाना चाहिए? इस तरह की कोई सलाह आप देंगे? वित्तीय सलाहकार ना होते हुए मैं दूसरों को तो सलाह नहीं देता, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय। मैं इस समय नहीं खरीद रहा, जैसे कि पिछले हफ्ते 10 दिन से जो कीमतें बढ़ी हुई है, मगर मगर मेरे बाय ऑर्डर्स जो है वो बने हुए हैं। इससे लगभग 15% लोअर पे मेरे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जैसे आज समझो बिटकॉइन $22,000 पे है, तो वो लगभग 19 के आसपास आएगा, तो मेरे ऑर्डर ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर तो मैंने 10,000 तक बना के रखे हुए हैं, लेकिन वो तो ख्याली पुलाव है। लेकिन इस समय मेरी हिम्मत नहीं बन रही कि भाई अभी तो ऊपर ही जाएगा। ये मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा। चलिए, लेकिन साथ ही मुझे एक और चीज़ पर बात करनी है, स्कैम्स को लेकर। क्रिप्टो से जुड़े स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ठगी जो है, वो तमाम तरह के जो आर्थिक स्कैम्स होते हैं ना, लगभग वो एट पार चल रहे हैं फिलहाल, जो क्रिप्टो करेंसी में भी हो रहे हैं। और तमाम तरह के सोशल मीडिया के ज़रिए हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं। इनसे कैसे बचा जाए, कैसे पहचाना जाए कि ये एक क्रिप्टो करेंसी से ही जुड़ा हुआ स्कैम है? 3 तरह के आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक जो रिटेल निवेशक है वो तो नहीं ले सकता, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, रेगुलेटरी लेवल पे लेना होगा कि अगर कुछ रेगुलेशन आए, अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, अगर कोई डिस्क्लोजर नॉर्म्स हो,
अगर केवाईसी सिर्फ रिटेल कस्टमर्स की नहीं बट के प्रोजेक्ट ओनर्स की भी हो, फाउंडर्स की भी हो, तो उससे स्कैम्स की कुछ कमी होगी। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो आपको मात्र एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के जरिए आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। चकाचौंध में, सोशल मीडिया पोस्ट्स में आप ज्यादा विश्वास ना कीजिए। अगर कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप उनको कहिए प्लीज हमें लिटरेचर भेज दीजिए, वेबसाइट दे दीजिए, हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़िए, अगर आपको समझ आती है तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे किसी सलाहकार से सलाह लीजिए जिसको समझ आती है। और लास्टली, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुए, जैसे टेरा लूना का जो क्रैश था। टेरा लूना स्कैम नहीं था। टेरा लूना में फाउंडर पैसे लेके भागा नहीं। टेरा लूना एक इंफीरियर प्रोडक्ट था, यानी कि उसमें टेक्निकल लिमिटेशन थी। वो सिर्फ उस मार्केट में चल सकता था जहां के तेजी का दौर हो। तो जैसे मंदी आनी शुरू हुई तो टेरा लूना फेल हो गया। एफटीएक्स फ्रॉड था। तो इवन टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर अगर प्रोडक्ट हो तो भी आपका निवेश जो है जीरो पे जा सकता है। तो रेगुलेशंस, नॉलेज और रिलायबल प्रोडक्ट्स, ये तीन ही आपके दोस्त हैं। अच्छा अजीत, ऐसा तो है नहीं कि ये जो स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं ये केवल भारत में ही आम होंगे, तो दुनिया के तमाम कोनों में हो रहे होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो तरक्की की कहानी है वो बाहर ज़्यादा तेज़ी से चली है भारत के मुकाबले। बाहर किस तरह के कड़े नियम कानून हैं, या वहाँ पर भी हम इस तरह के स्कैम्स होते देख रहे हैं जिनको पकड़ पाना मुश्किल है? आप एफटीएक्स का एग्जांपल लीजिए, जो कि ना सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑल टाइम स्कैम्स है। मतलब एनरॉन का जो स्कैम हुआ था, एनरॉन का फेलियर हुआ था, उससे भी बड़ा स्कैम था ये। तो एफटीएक्स जो थी वो एक कंपनी नहीं बल्कि बहुत कंपनीज थी। और अक्सर क्रिप्टो में ऐसा ही देखा गया है कि हम नाम एक सुनते हैं जैसे बाइनेंस, लेकिन वो बाइनेंस एक कंपनी नहीं, दर्जनों कंपनी होती है। तो एफटीएक्स यूएस और एफटीएक्स जापान और एफटीएक्स बहामास, ये अलग अलग कंपनीज है। बहामास अलग कंपनी नहीं थी बट वहां पे वो उनका हेडक्वार्टर था। तो इन कंपनीज कंट्रीज में जो निवेशक थे उनका नुकसान नहीं हुआ, उनको पूरी भरपाई हुई है। एक्चुअली बहामास भी एक की कंपनी थी, सॉरी। लेकिन अब बाकी पूरे दुनिया में देखें, ये तीन देश छोड़कर, तो एफटीएक्स के सारे जो निवेशक थे उनके पैसे जीरो हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि सेम एफटीएक्स में कहीं एक प्रकार की चीज हुई कहीं दूसरी प्रकार की? क्योंकि यूएस में जो रेगुलेटर था उसने बोला ये पहली बात आप यूएस की एक्सचेंज अलग बनाओ, तो वो एफटीएक्स यूएस थी। जैसे बाइनेंस भी है, वो बाइनेंस यूएस अलग है और बाइनेंस.com अलग है। और उन्होंने वहां पे जो उनके नियम थे वो अलग रखे थे, डिस्क्लोजर नॉर्म, ट्रांसपेरेंसी अलग रखे थे। तो यूएस के निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया को भी पीछे नहीं रहना। सिर्फ दुनिया में तीन देशों का नुकसान नहीं हुआ, बाकी देशों का क्या होगा? हमारे पास भी नियम होने चाहिए कि हमारे ग्राहकों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि उनको उनकी सुरक्षितता को ध्यान में रखा जा सके। को तुम चलिए अजीत, जब भी आते हैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई तरह की खबरें समझ में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पर आए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार की बात है। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो एक पहलू हुआ है जहाँ पर लोग अपने पैसे लगाते हैं और कमाई की फिराक में रहते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि 31 मार्च यहाँ पर बस आने को है और